ट्रंप अब नरम पड़ गए हैं? क्या ट्रंप को भी अब लगने लगा है कि बहुत दिनों तक भारत से डील किए बगैर रहना नुकसान का सौदा है? क्या ट्रंप अब भारत से रिश्ते बेहतर करने के लिए, भारत से डील करने के लिए जमीन तैयार करने में लग गए हैं? एक के बाद एक ट्रंप के बयान, सोशल मीडिया पर भारत को लेकर ट्रंप की भाषा तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। अब देखिए ना, एक समय था जब ट्रंप कह रहे थे कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। अब कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना काफ़ी हद तक कम कर सकता है। एक समय था जब ट्रंप ने भारत को डेड इकॉनमी तक कह दिया था। अब फिर से ट्रंप भारत को महान देश और मोदी को महान प्रधानमंत्री बताने लगे हैं। इस बीच H1B वीज़ा को लेकर ढील देने का फैसला लिया जा चुका है। ये सब क्या संकेत दे रहे हैं और अब जो डील होगी उसका स्वरूप क्या होगा? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान, पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं नरेंद्र तनेजा सर, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब हैं, FIO के DG एंड CEO अजय सहाय साहब हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट अभिजीत दास जी हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील स्वर्णन साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में आज करूं, इससे पहले एक बाइट सुना देता हूं कि आखिर क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे ताज़ा बयान, जिसके बाद उम्मीदें काफ़ी जगी है, थोड़े बहुत विवाद भी खड़े हुए हैं। पहले ट्रंप का वो बयान सुनवाते हैं, फिर इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. There was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. नरेंद्र तनेजा साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। एक ऐसा विषय है जो आज कई वर्षों से आप इस पर काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए हैं और जियो पॉलिटिक्स पर तो आपकी एक्सपर्टीज़ है ही। डोनाल्ड ट्रंप का ये ताज़ा बयान क्या संकेत दे रहा है? एक समय था, आपको भी याद होगा, जब कह रहे थे ट्रंप साहब कि बिल्कुल रशिया से आप ऑयल खरीद नहीं सकते हैं, खरीदना बिल्कुल बंद करना होगा। नहीं बंद करने के नाम पे ड्यूटी एडिशनल टैरिफ लगा दिया। अब कह रहे हैं कि अचानक से तो बंद कर नहीं सकते, धीरे धीरे कम कर लेंगे, साल के आखिर तक काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया है। ये क्या संकेत देता है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा था मैं एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन का मसला हल कर दूंगा, वो नहीं हुआ। अलास्का में उन्होंने भारी स्वागत किया रूसी राष्ट्रपति का, उसके बावजूद जो है वो कुछ हुआ नहीं है। वहां पे कोई तरक्की नहीं। बुडापेस्ट की बात हुई, वो भी हमने देखा कहीं जा नहीं रही। दूसरी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूरोप, जो काफी हद तक अमेरिका का सैटेलाइट माना जाता था, उसने जो यूक्रेन को लेकर रवैया अख्तियार किया है और अमेरिका को लेकर जो रवैया किया है, उससे भी ट्रंप साहब बड़े परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनका रवैया जो है वो काफी इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस है और उसको भी संभाल नहीं पाए। वो एक तरफ रूस को नहीं संभाल पाए, यूक्रेन में कोई प्रगति नहीं, और जो यूरोप है, जो उनका एक तरीके से दायां या बायां हाथ होता था, वो भी उनके हाथ से बाहर जा चुका है। चीन से जो है उनकी काफी कोशिश कर ली, लेकिन चीन का रवैया बिल्कुल उनकी लाल आंख थी और आज भी चीन की आंख जो है वो लाल है। तो ऐसे उसके अंदर उन्होंने ये भी देखा, भारत पे उन्होंने तरह तरह के दबाव बनाए, यहां तक बोला इंडियन इकोनॉमी इज डेड। उसके बावजूद भारत टस से मस नहीं हुआ। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी नीति रूस को लेके क्या होगी, या तेल को लेके क्या होगी, या अर्थशास्त्र को लेके क्या होगी, ये दिल्ली में तय होगा। इस तरह की जो आप बयान देते रहे, हम उसको कोई ज्यादा परवाह नहीं करते। उनको समझ में आ गया। तो अब उनकी भाषा जो है वो नरम पड़ी है। वो इसलिए क्योंकि उनको दिख रहा है कि कोई विकल्प नहीं, रूस में कामयाब नहीं हुए, यूक्रेन में नहीं हुए, यूरोप में नहीं हुए, चाइना पे नहीं हुए, भारत में नहीं हुए, तो आपके पास विकल्प क्या होता है। दूसरी बात, उनको ये भी समझ में आने लगा है कि भारत अगर पूरी तरीके से रूस से तेल नहीं खरीदता है और रूस का तेल अंतर्राष्ट्रीय जो सप्लाई सिस्टम है उससे गायब हो जाता है या उसका आधा भी हो जाता है, तो तेल की कीमतें जाहिर है $70 से ऊपर चली जाएंगी। और ऐसे में जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सस्ता तेल चाहिए, वो चाहते हैं तेल $60 से भी नीचे पहुंच जाए, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। उनको ये समझ में अब आने लगा है। तो दोनों तरफ से उनके बयानबाजी और उनका जो एक एटीट्यूड था, एक जो उनकी, जिसको आम भाषा में कहना चाहिए, जो अकड़ थी, वो काफी हद तक जो है वो अलाइंड हो रही है अब यथार्थ के साथ। अब यथार्थ पे वो थोड़ा थोड़ा आने लगे हैं, समझ में आने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या कूटनीति ऐसे नहीं चलती है। वो दुनिया के बादशाह नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति है, जहां भी उनका काफी विरोध होता है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ये, तो अब ये उनकी बयानबाजी और उनसे भी निकल के आ रहा है। हम आपने ये भी देखा, हमारे प्रधानमंत्री का ये भी पहले शुरू शुरू में था, वो कुआलालंपुर जाएंगे, शायद बायलेटरल हो सकता है ट्रंप साहब से,
पर भारत का रवैया समझ में आया कि जब तक ट्रेड डील जो है उसमें क्लैरिटी नहीं आ जाती है, स्पष्ट नहीं हो जाता अमेरिका क्या चाहता है, भारत क्या चाहता है, दोनों में सहमति नहीं बनती, तो कुआलालंपुर अगर जाते हैं और बायलैटरल नहीं उनसे करते हैं तो गलत मैसेज जाएगा, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए ये भी तय कर लिया भाई विदेश मंत्री जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं जाए। तो भारत ने हर तरीके से कड़े संकेत दिए हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, आप हमारे मित्र हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उससे समझौता कर ले, चाहे वो रूस का तेल हो, चाहे वो हमारा ट्रेड डील हो, वो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आने लगा, अगर ये वास्तव में समझ में आने लगा है तो उनके लिए तो अच्छी खबर है ही है और हमारे लिए भी ठीक है। बिल्कुल, दरअसल ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो अपनी शर्तों पे डील करने की बात, अपनी शर्तों पर दुनिया को की पूरी पॉलिटिक्स को चलाने की बात जो उनके मन में थी, वो धीरे धीरे अब वो खत्म हो रही है, यथार्थ के करीब आ रहे हैं, रियलिटी के करीब आ रहे हैं। वही ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शा रहा है उनके हाल के बयान, उनके हाल के कदम। एम्बेसडर सज्जनहार साहब, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? जी, धन्यवाद लक्ष्मण जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, मैं सहमत हूँ जो अभी नरेंद्र तनेजा जी ने कहा है। देखिए, मेरे विचार से उन्होंने पहले शुरुआत की थी, जो उन्होंने कहा था, जो मैं अगर राष्ट्रपति पुतिन रास्ते पर नहीं आए तो मैं उनके ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स लगाऊंगा। उनको उन्होंने कुछ मियाद दी थी, कुछ अवसर दिया था जो तब तक ये युद्ध रोक देना चाहिए, नहीं तो इतने ज्यादा उनको पर असर किया जाएगा जो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। परंतु वो नहीं कर पाए क्योंकि वो चाहते हैं जो रूस के साथ उनके संबंध अच्छे हों। जियोपॉलिटिकली वो चाहते हैं रूस के साथ संबंध अच्छे हों, जिससे कि रूस और चीन का जो एक नेक्सस बन रहा है, उस नेक्सस के अंदर वो दरार डाल सकें, रूस को वहां से विड्रॉ करके अपनी तरफ ला पाएं और उनका जो संबंध है चीन के साथ उसको थोड़ा शिथिल किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा अलास्का में, एंकरेज में उन्होंने इतना ज्यादा भव्य स्वागत किया, परंतु उसका कोई खास असर नहीं हुआ क्योंकि हमने देखा है रूस का जो यूक्रेन के विरुद्ध जो आक्रमण है वो न कि केवल उतना ही जारी है परंतु उससे भी ज्यादा हो गया है। चीन के ऊपर वो कुछ दबाव नहीं डाल सकते, हालांकि उनको मालूम है जो चीन भारत से ज्यादा तेल खरीदता है, परंतु उसके ऊपर नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा अब चीन के पास भी, जिसे कहा जाए राष्ट्रपति ट्रंप कहेंगे, जो उनके हाथ में भी कुछ पत्ते हैं, तुरुप पत्ते हैं, कुछ कार्ड्स हैं उनके, और वो है क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ्स, जो कि 90% से ज्यादा प्रोसेसिंग चीन में होती है, 70% की मात्रा में जो ओनरशिप है वो चीन के पास है। तो उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ लगाने का प्रयास किया तो चीन ने पलटकर उनके ऊपर वार किया, तो चीन के ऊपर वो नहीं कर सके और उन्होंने सोचा जो भारत एक इजी टारगेट है, जो हम भारत के ऊपर एक उसको जिसे कहा जाए जो एक कोलैटरल डैमेज उनके ऊपर हम दबाव बनाते हैं और इससे तेल वहां से कम होगा, लेना भारत कम करेगा तो वहां से रूस के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। परंतु उन्होंने समझा नहीं, जो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को हमेशा से वो बहुत ही गार्ड करता रहा है, प्रोटेक्ट करता रहा है और उसके ऊपर वो अपना समझौता, नेशनल इंटरेस्ट पर अपना समझौता नहीं करेगा। और आपने देखा होगा जो बीच में, चाहे वो स्टीव विटकॉफ हो, चाहे वो लुटनिक हो, चाहे स्कॉट बेसेंट हो, उन्होंने किस प्रकार के उल जलूल बयान दिए, किस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, बिल्कुल ही डिप्लोमेटिक भाषा नहीं थी। और उन्होंने सोचा जो ये भारत इसके दबाव में आ जाएगा, भारत नहीं दबाव में आया और भारत ने बहुत ही शालीनता से परंतु बहुत ही फर्मली उसका उत्तर दिया, जो हम तेल वहीं से खरीदेंगे, अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और जहां से हमको सस्ता तेल मिलेगा, हम अपनी ऑयल कंपनीज को नहीं कहते हैं जो आप जाकर रूस से तेल लीजिएगा, परंतु विश्व में जाते हैं, हम करीब 40 देशों से तेल खरीदते हैं, कमर्शियली वायबल होता है वहां करते हैं, जहां उनको ठीक दाम पर मिलता है, कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपेटिटिव प्राइसिंग मिलती है, वहां पर से हम खरीदते हैं और वहां से हम खरीदते रहेंगे अभी अगर। और ये उन्होंने ये भी कहा, जो देखिए भारत ने अगर वो तेल लिया है उसको रिफाइन करके हमने ग्लोबल मार्केट्स में भेजा है तो पूरे विश्व का इसमें फायदा हुआ है। और जब मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप को ये समझ आ गया, जो जिसे अमेरिका की उसमें कहा जाता है, भाषा में कहा जाता है प्लेइंग हार्ड बॉल जो उन्होंने खेलने का प्रयास किया, जो भारत के ऊपर कोर्शन किया जाए, भारत के ऊपर प्रेशर किया जाए,
उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और कोई इसीलिए फायदा आपने नहीं। देखा जी, एक आपने देखा होगा आखिरी इसमें शब्द मैं यही कहूंगा लक्ष्मण जी, उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया अगस्त के महीने में। सितंबर के महीने तक उनको ये पता चल गया, आपको मालूम है 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के 75वें वर्ष गांठ पर उन्होंने उनको टेलीफोन किया और बताया जो क्या हमारे इतने अच्छे संबंध हैं। देखिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कुछ भी अमेरिका से वो कहते रहें, हमारा संबंध अमेरिका के साथ बहुव्यापी है। ट्रेड एक पोर्शन है, उसके अलावा डिफेंस है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा हमारा डायस्पोरा, बहुत चीजें हैं, सबको हमने देखना है। और इसीलिए हमने इस रिलेशनशिप को प्रिजर्व करना है, हमने इसको इसीलिए इसको हमने बहुत हमने अमेरिका के विरुद्ध या राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध, हालांकि उन्होंने कहा हो जो मैंने ये युद्ध रुकवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत ने अपना उसमें बयान दिया, वक्तव्य दिया, परंतु उसमें कोई तूतू मैमे की हमने उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। तो ये उनको समझ आ गया। 17 सितंबर के बाद आप देखिए जो आगे ये चलती जा रही है बातचीत। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल वहां पर गए हैं और मैं समझता हूं जो आगे चलते हुए ये डील अगले महीने तक कहीं ना कहीं ठीक तोड़ पर आ जाएगी। लेकिन आपने एक जो बात कही काफ़ी इंपॉर्टेंट है नरेश कौशिक जी, कि जो हार्ड बॉल चलने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको समझ में आ गया कि भारत सॉफ्ट टारगेट है नहीं जैसा वो समझ रहे थे, और यहाँ पे भारत ने अपने कूटनीतिक तौर पर काफ़ी मैच्योरिटी का परिचय दिया। बिल्कुल सही है कि भारत ने उस तरह से ट्रंप के साथ बयानबाजी में उलझने की कोशिश नहीं की जो कि कुछ देशों ने की, उनके नेताओं ने की, और उसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन ये भी हमें मानना होगा कि अभी तक ट्रंप के बयानों में जरूर परिवर्तन आया है, लेकिन कोई मूल धरातल पर कोई परिवर्तन अभी मुझे नहीं दिख रहा है। अभी भी वो ट्रेड डील की बात हो रही है, लेकिन कहीं कोई प्रगति अभी तक नहीं दिख रही है। बल्कि ट्रंप का जो कल जो उन्होंने रूस की जो दो बड़ी कंपनियों पर रोजनेफ्ट और उस पर लुकोइल पर जो सैंक्शंस लगाई हैं, उसका असर भारत पर पड़ेगा। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी जो है जो रूसी जहाज यहाँ यूरोप में आते हैं, 117 और जहाज़ों को उन्होंने उन पर पाबंदी लगाई है। और सबसे जो बड़ा डर मुझे अभी भी दिख रहा है, जिसकी तरफ हमें ज़रूर सतर्क रहना चाहिए, वो है सेकेंडरी सैंक्शंस और बढ़ सकती हैं। अब ये जो दो बड़ी रूस की जो कंपनियां हैं जिन पर उन्होंने सैंक्शन लगाई हैं, इनसे भारत की कंपनियां सरकारी भी और रिलायंस भी ये यहाँ से खरीद करते हैं। अगर आप मान लीजिए सेकेंडरी सैंक्शंस का शिकार अगर रिलायंस जैसी कंपनी हो जाती है, तो उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि रिलायंस जो है सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है मल्टीनेशनल कंपनियों में देखा जाए तो उस लिहाज से ये हमें अभी सतर्कता से देखना चाहिए। ट्रंप अभी भी प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अभी भी जो है यूरोप के जो देश हैं उन पर भी दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो दरवाजा अभी उन्होंने बंद नहीं किया है ट्रंप के साथ। और इसके मैं तीन संकेत देखता हूं। एक तो उन्होंने जो ज़ेलेंस्की को जो ये कहा था वो टोमोहाक विमान वो मिसाइल देंगे, वो उन्होंने रोक दिया देने से। इसके अलावा ज़ेलेंस्की को भी उन्होंने कहा कि आपको भी थोड़ा सा बदलना होगा, और सिर्फ और पुतिन को ही नहीं, आपको भी ये सिर्फ ये टेक्स टू डू अ टैंगो। तो ये जो बात उन्होंने कही है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ज़ेलेंस्की पर भी दबाव अभी कम नहीं करना चाह रहे हैं। ये ट्रंप जो हैं पुतिन के साथ अभी वार्ता का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने जो रूस ने जो स्ट्रेटेजिक अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्ट किया, इसको पर भी अमेरिका का असर दिख रहा है कि वो दरअसल लड़ाई नहीं चाहते। और पुतिन की जहां तक बात है, वो अभी तक लड़ाई जीत रहे हैं, तो वो क्यों इसमें समझौता करेंगे? तो हमारे लिए ये, भारत के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल इसलिए है कि जब तक ये लड़ाई
जारी रहेगी तब तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे दिखने वाला नहीं है। ये हो सकता है कि भारत को अब लगे कि उसके अपने इंटरेस्ट में ये है कि हमें रूस से तेल खरीदना कम करना होगा। अगर ये सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा और बढ़ता है, लेकिन उसका जो असर है वो यूरोप पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि यूरोप में जो तेल की जो कीमतें हैं और दुनिया में भी, अमेरिका देखिए खुद तेल अपने आप प्रोड्यूस करता है, इसलिए उस पर उतना असर नहीं होगा, लेकिन यूरोपियन देशों पर बहुत असर हो सकता है। और यूरोपीय देश भी बहुत ही एक, आप डुप्लिसिटी आप उनकी देखिए, उन्होंने कल जो सैंक्शंस लगाई हैं उसमें कहा है कि रूस के वो एलएनजी पर जो सैंक्शंस हैं वो लगा रहा है, लेकिन वो फेजेस में लगाएगा, यानी उसको अभी 2 साल तक उसको समय दिया है, और भारत से वो चाहते हैं कि तुरंत कम करते हैं। तो ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है मामला। तो भारत को मैं समझता हूं अपने हितों के हिसाब से चलना होगा, लेकिन जो ट्रंप चाहते हैं कि उनकी शर्तों पर भारत झुक जाए, ये भी होने वाला नहीं है। वो भी होने वाला नहीं है। अभिजीत दास जी, ये इस पे मैं आगे चल के नरेंद्र तनेजा साहब के पास भी आऊँगा, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ अभिजीत जी कि ये जो दबाव है कि रूस के 2 तेल कंपनियों पर सैंक्शन लगाना, रूस से आप तेल मत खरीदिए, इसके लिए दबाव बनाना, ये दबाव क्या वाकई रूस यूक्रेन वॉर ख़त्म करने के लिए बनाया जा रहा है, या फिर आपको लगता है इसके पीछे यूएस का अपना भी इंटरेस्ट है? सबसे पहले लक्ष्मण जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल उठाया है। इसमें यूक्रेन वॉर खत्म करना तो एक मुद्दा अवश्य है। दूसरा मुद्दा है कि यूएस अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, और तीसरा जो मुद्दा है, ये दबाव का इस्तेमाल करके जो ट्रेड डील की निगोशिएशंस चल रही है उसमें इंडिया से और कंसेशंस लेने की बात। तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को प्रेसिडेंट ट्रंप परस्यू कर रहे हैं रशियन ऑयल सैंक्शंस के तहत। इंडिया ने तो बहुत ही जग जाहिर कर दिया है कि हम लोग अमेरिका के दबाव में, खासकर कृषि क्षेत्र में, झुकने वाले नहीं हैं। तो इसको देखते हुए भारत पर और दबाव डालने के लिए निगोशिएटिंग टेबल पर मुझे लगता है कि ये रशियन ऑयल सैंक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो 2 कंपनीज को बैन किया गया है वो भी इसी लार्जर गेम प्लान का हिस्सा है। और दूसरा जो आपने कहा कि यूएस से ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, उतना पोटेंशियल रखता है क्या यूएस मार्केट? आपने फिर से सटीक सवाल पूछा। देखिए, यूएस ऑयल एक्सपोर्ट्स के अलावा मैं एनर्जी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। एनर्जी एक्सपोर्ट, जी हाँ, उसमें यूएस में क्षमता नहीं है। अलग अलग देशों ने कमिटमेंट दिया है कि वो लोग यूएस से एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। यदि आप उन सब को जोड़ लें तब यूएस में उतना कैपेसिटी नहीं है। तो यह जरूर है कि जो देश कमिट कर रहे हैं यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, उनको ये सर्टेनिटी नहीं रहेगा, सिक्योरिटी नहीं रहेगा, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहेगा कि क्या यूएस वाकई उन देशों को एनर्जी प्रोडक्ट्स बेच पाएगा। तो यह बहुत बड़ा सवाल है कि जो देश कमिट कर रहे हैं कि वो लोग अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदेंगे, मुझे नहीं लगता है वो कि कितने समय तक खरीद पाएंगे, कितना खरीद पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ जाता है। नहीं है सप्लाई करने के लायक इस वक्त पर। यह जरूर हो सकता है कि कुछ अलग तरीके के अरेंजमेंट्स बने, जिससे कि जो देश रशिया से खरीद रहे हैं वो डॉलर्स में खरीदें, जिससे कि फिर अमेरिका को अलग से लाभ होगा डॉलर में यदि ट्रेड हुआ तो अलग अलग आयाम हो सकते हैं इस एनर्जी ट्रेड को लेकर। ये अलग अलग आयाम हो सकते हैं। सुनील स्वर्णियम साहब, इस पूरे डेवलपमेंट को आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो आप कई निवेशकों से लगातार संपर्क में रहते हैं, आप खुद बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के नज़रिया बना के रखते हैं, और बाजार इसको कैसे लेके चल रहा है? देखिए, बाजार तो इसको पॉजिटिव लेके चल रहा है, और
मेरी जो सोच विचार है इसमें थोड़ी डिफरेंट है। अभी जो अलग से पैनलिस्ट ने बताया, ज़्यादातर मैं सहमत हूँ, बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि अब मुझे फर्स्ट थिंग कि ट्रंप में एक बदलाव है, ओके? क्योंकि उन्होंने बहुत रशिया के साथ और चीन के साथ जो भी कोशिश की है, सब फेलियर हुआ है। तो अब वो रियलिटी को समझें, जैसे किसी और ने भी बताया। और अब वो चीन, देखिए, चीन इज़ द ओनली देश जिसने काउंटर वॉरफेयर किया है एरर के ज़रिए, राइट? और उस चीज़ के लेकर अभी वो ज़्यादा टैरिफ ट्रेन करो, तो क्लियरली अब चीन और अमेरिका कोई गठबंधन के स्टेज में नहीं है। ट्रेड डील होगा कह रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में चीन के पास भी इतने ही जोकर कार्ड है जितना अमेरिका के पास है, ओके? नंबर 1। अब ट्रंप ज़्यादा तैयार है इंडिया से डील करने के लिए, वो मेरा एक चेंज इन हिज अप्रोच दिख रहा है। और उसका कारण क्या मैं बताऊं आपको, 2 चीज में है इसमें। एक है कि जो अब वो चीन के साथ एस्केलेट कर रहे हैं बात, और चीन ने काउंटर में एक तो रेयर अर्थ के ऊपर कंट्रोल कर दिया। दूसरी बात है कि 2023 में चीन ने $5 बिलियन की इंपोर्ट की थी अमेरिकन कॉर्न को, वो अब घटकर मिलियन में आ गई है। एग्जैक्ट आंकड़े में बताऊं आपको कि 5.2 बिलियन 2022 में कॉर्न इंपोर्ट किया था, आज वो नंबर 330 मिलियन है। तो चीन भी अपने तरफ से दबाव डाल रहा है। तो अमेरिकन कॉर्न एक्सपोर्ट्स 18.5 बिलियन से अब 13.5 बिलियन पे घट गई है। तो वो लॉबी का प्रेशर भी ट्रंप के ऊपर है। वो एक बात हमें समझना होगा कि तो उनके लिए एक हमारी तरफ कॉर्न को अगर वो एक्सपोर्ट कर सके तो उसका भी रास्ता अभी निकल के आ रहा है। सेकंड बात मैं कहूंगा, ये रशिया वाली बात। अब रशिया की बात एक है कि सुनिए कि पिछले साल करीबन $23 पर बैरल का डिस्काउंट मिल रहा था हमें रशिया के साथ। अब मिड अक्टूबर में देखे ये डिस्काउंट $2 से $2.5 पर बैरल। तो रशिया का तेल अब उतना सस्ता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम हमारी जो इंपोर्ट्स रशिया से 36% ऑफ आवर ऑयल हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे लास्ट मंथ, और अमेरिका से 10% कर रहे हैं। अब वो ये जो सैंक्शन लगाया गया वो हमारे अगेंस्ट नहीं है, वो हमारे सपोर्ट में है। जरा गौर से सुनिए मेरी बात, क्योंकि ऑयल का डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेती है। आईओसी, बीपीसीएल, नयारा और रिलायंस, ये कंपनियां लेती है कि कहां मुझे सस्ते में मिले, प्रोसेस करके प्रॉफिट बनाए, वहां से लेती है। गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है, ये इन कंपनियों का डिसीजन है फ्रॉम अ कॉस्ट। अब रशिया का डिस्काउंट खत्म हो गया, सेकंड सैंक्शन लग गया, तो अब रशिया के साथ आसानी से हम बता सकते हैं भैया सैंक्शन लग गया इसलिए हम आपसे खरीद नहीं पा रहे हैं। तो एक वो हमारी रशिया की फ्रेंडशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हमने रशिया से शिफ्ट कर दिया। तो ये कंपनियां आसानी से अपना इंपोर्ट को रशिया से बाकी देशों में शिफ्ट कर सकती है। तो गवर्नमेंट की डिसीजन की जरूरत नहीं है इसमें। और अमेरिका से हम 12 से 13 बिलियन डॉलर और ऑयल एनर्जी का इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं आज के लेवल से। टोटल 48 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमारा सरप्लस है। अगर 12-13 बिलियन हम अमेरिका से इंपोर्ट करें तो उसका असर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। और एक चीज इसमें है कि ये जो कॉर्न की एक्सपोर्ट में गिरावट आ गई, इंडिया अगर कॉर्न इंपोर्ट करती है वो एक कंडीशन कर सकती है, वो है ये कॉर्न खाली एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए हम इंपोर्ट करेंगे, ताकि पेट्रोल में जो अभी मिला रहे हैं ना, कॉर्न ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल विद पेट्रोल, उसमें वो कॉर्न काम आ जाए। तो नेचुरली एनर्जी का ये और एक सॉल्यूशन है। तो मुझे अब कई ऐसे रास्ते दिख रहे हैं जिसके कारण अब ट्रेड डील मोर लाइकली लग रहा है दैन इन द पास्ट। और क्वाड में तो हमारा अमेरिका के साथ एंटी चाइना गठबंधन में हम शामिल ही है। तो मेरे ख्याल में कल परसों ये जरूर ट्रेड डील हमारी तरफ हो जाएगी, क्योंकि आज अब अमेरिका को क्लियरली पता लग गया कि रशिया में यूक्रेन वॉर में कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाली है, और चीन भी ईंट के ईंट पत्थर के पत्थर जवाब दे रही है, तो उनके साथ भी उनकी लड़ाई चले रहेगी। तो एक मीडियम टर्म तौर पर उनको एक लो कॉस्ट लेबर सप्लाई वाली डेस्टिनेशन को फ्रेंडशिप रखना है, तो धीरे धीरे ये पॉलिटिकली भी चेंज हो जाएगा। तो ये नोबेल प्राइज के पीछे शायद उन्होंने कुछ कड़ी ये ले ली, अब वो भी हाथ से चल गया, तो समझिए कि अब उनकी थॉट प्रोसेस अलग है। मगर ये मैं सहमत हूं कि डेलिबरेटली मिस्टर मोदी आसियान समिट में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये डील साइन नहीं होता, उधर जाके दोनों मिलकर, मैंने दोमड़ी जी से कहा, उन्होंने अग्री किया करके
विपरीत शब्द वापस आते हैं, इसलिए मोदी जी ने बहुत स्मार्टली वर्चुअली पार्टिसिपेट करने की डिसीजन ली है। मगर ओवरऑल मेरे ख्याल में अब ट्रेड डील इज नियरर टू सॉल्यूशन देन 2 मंथ्स बिफोर, और जरूर उम्मीद है कि अगले महीने 1.5 महीने में एक इंटरम सा ट्रेड डील तो साइन होगा, और बाजार के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर, FIIs के लिए खासकर ये बहुत अच्छी खबर होगी, और उनकी वापसी नहीं, एक और सेगमेंट के लिए अच्छी खबर होगी, वो है एक्सपोर्टर्स। उनके ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और CEO अजय सहाय साहब भी हमारे साथ हैं। अजय सहाय साहब, अब थोड़ी सी राहत की उम्मीद दिख रही है? तो ज्यादा पॉजिटिव है BTA साइन होने के लिए। लगता है कि जो हमारी जो भी टर्मिनल डेट थी फॉल ऑफ 2025 तक, तब तक डील हो जाएगी। और इस बीच में ऑफ कोर्स कुछ सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री इम्पैक्टेड हुए हैं, बट इंडिया का जो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है वो भी ज्यादा है। आप देखा है, अगर जो भी अभी एक्सपोर्ट्स के नतीजे आए वो काफी पॉजिटिव है। अगर आप सेकंड क्वार्टर का एक्सपोर्ट देखिए, इस साल में वो 9% अप है, लास्ट ईयर में वो 7% डाउन था। जबकि यूएस से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। हमारी जो टॉप 24 कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। रफली 60% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू दीज कंट्रीज हैज गॉन अप। तो एक जो पुश फॉर डाइवर्सिफिकेशन है वो जरूर हुआ है। और अगर यूएस के साथ इसमें ट्रेड डील होती है तो हम यूएस को फर्दर अपना इंक्रीज जो एक्सपोर्ट है वो कर सकते हैं। हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं वो भी काफी बढ़ सकता है। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज इंडिया के लिए हो रही है। और हमें लगता है कि जो इंडिया का जो हम एक्सपोर्ट की तरफ देख रहे हैं, गुड्स की एक्सपोर्ट की बात करें या सर्विसेज की एक्सपोर्ट की बात करें, दोनों में पॉजिटिविटी नजर आ रही है। एक्सपोर्ट थोड़ा कम प्रभावित हुई है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट भी इंडिया के लिए काफी वाइब्रेंट हो गया था, और GST का 2.0 के रिफॉर्म के बाद भी ये काफी अच्छा रहा है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज है, और प्रॉब्ली जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है वो काफी बेनिफिटेड रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अजय सहाय साहब, अजय शाह साहब, एक चीज़ और पूछूंगा, चूंकि एक लॉजिक ये दिया जाता है कि जो यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है उसको कुछ हद तक कंट्रोल में लाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऑयल इंपोर्ट वहां से बढ़ा लीजिए। जो अभी सुनील सुरनम साहब भी कह रहे थे, पिछले हफ्ते कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी कहा था कि $15 बिलियन का स्कोप हमारे पास है रिफाइनिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी, और वो अगर करते हैं, हम लोग यूएस से इम्पोर्ट करते हैं $15 बिलियन तक के ऑयल का, तो हमारा ट्रेड सरप्लस जो है वो भी कुछ हद तक कम होता जाएगा और ट्रेड डील करने के रास्ते और आसान हो जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं एक चीज मानता हूँ, ये जो ऑयल इंपोर्ट है ये प्राइवेट कंपनीज का या पब्लिक सेक्टर कंपनीज का अपना का डिसीजन है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और जिस तरह अदर एक्सपर्ट ने बढ़ाया कि वो मार्जिन जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो $2-2.5 बिलियन की मार्जिन के लिए शायद कोई भी कंपनी वो रिस्क नहीं लेगी, बिकॉज आपका लॉजिस्टिक्स रिस्क होते हैं, शिपिंग कंपनी के लिस्ट होते हैं, पोर्ट के रिस्क होते हैं, तो वो लेंगे नहीं। दूसरी चीज, जो अगर मेन कंपनीज है उनके ऊपर सैंक्शंस आती है, तो जो भी इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई भी वो डील नहीं करना चाहेगी। तो नेचुरली हमें दूसरे कंट्रीज से ऑयल या सेल गैस लेनी होगी। यूएस एक अच्छा मार्केट है, $12-13 बिलियन इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको $25 बिलियन तक ले जा सकते हैं। डिफेंस में हम ज्यादा इंपोर्ट करने चाहते हैं। इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर वाइब्रेंट है और सिविल एयरक्राफ्ट हम खरीद सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ट्रेड डेफिसिट यूएस के लिए कोई बहुत बड़ा इशू रहेगा। इंडिया जैसी छोटी इकोनॉमी यूएस चाइना के साथ $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट के साथ रह रही है, तो यूएस के लिए कोई वैलिड कंसर्न नहीं, कोई वैलिड कंसर्न नहीं यहाँ पे। नरेंद्र तनेजा साहब, मैं बाकी मुद्दे पे जाऊं, लेकिन ऑयल पे लेके एक दो सवाल हैं, मैं उसका जवाब आपसे चाहूँगा छोटे में। पहला तो ये कि ये रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट कम करना, ये स्ट्रेटजिक डिप्लोमेटिक डिसीजन आप इसको देख रहे हैं, या फिर कमर्शियली भी ये सही डिसीजन है? क्योंकि जैसा कि अभी सुनील सुरनम साहब भी कह रहे थे कि रशिया ने डिस्काउंट जो पहले देता था वो डिस्काउंट काफ़ी हद तक कम हो चुका है, और दूसरा कि अब चूंकि दो कंपनियों पर सैंक्शन यूएस ने लगा दिया है, तो हमारे लिए कहने के लिए भी होगा कि आपके दोनों कंपनियों पर सैंक्शन हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है। नहीं, पहली बात तो यह कि इस तरह का कोई अभी औपचारिक फैसला नहीं है कि हम रूस से तेल का आयात कम कर लेंगे। ट्रंप साहब ने ऐसी बात करी है, भारत की तरफ से, भारत की किसी कंपनी की तरफ से ऐसी कतई कोई बात नहीं हुई है। दूसरी बात, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सैंक्शंस हैं वो दो कंपनी, रोसनेट जो वहां की सरकारी कंपनी है, रोसनेट $120 बिलियन है, और जो दूसरी कंपनी है वो भी लगभग इसी रेंज में आती है, और वो 40 देशों में मौजूद है।
ल्यूकॉयल, और उसमें तमाम यूरोप के देश भी शामिल हैं। तो हमको ये देखना होगा ये जो उन्होंने लगाया है सैंक्शन, इसका मतलब क्या है, इसका क्या इसकी एक्सपोर्ट पर अहमियत होगी या क्या होगा, अभी उसका वेट करना होगा। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो रूस से तेल के संबंध है वो पुराने हैं, बहुत गहरे हैं। हमारी कंपनियां ओएनजीसी विदेश ने वहां पे $18 बिलियन निवेश कर रखा है, हमारा निवेश है, भारतीय जनता का पैसा वहां लगा हुआ। $18 बिलियन, छोटी रकम नहीं है। और रूस ने पेशकश करी है कि वो और जगह भी चाहता है कि भारत की कंपनियां आएं और वहां के तेल के खनन और तेल के उत्पादन में निवेश करें, क्योंकि तमाम पश्चिम की कंपनियां वहां से जा चुकी हैं। उन्होंने कहा आप आइए यहाँ पे। और दूसरी तरफ जो है उनका यहाँ बहुत सारा पैसा भी पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे भी उसका निवेश और करना चाहते हैं। और जो यहाँ पे आ रहा है वो जो कंपनी है वो रोसनेफ्ट की कंपनी है और बहुत बड़ी रिफाइनरी है, बहुत बड़ी एक्सपोर्टर भी है। और दूसरी बात यह है कि अगर दुनिया ये देखे कि ट्रम्प साहब के दबाव में आकर के भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया या खत्म कर दिया, ये हमारी इमेज के लिए अच्छा नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो इमेज है उसके लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी बात मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं तनुजा साहब, मैं थोड़ा सा ये पूछूं कि कमर्शियल के हिसाब से देखा जाए, कमर्शियली रूस से तेल लेना पहले के मुकाबले में उतने फायदे का सौदा नहीं रहा, ये कहना सही होगा? नहीं, बिल्कुल अभी गलत है। ये मैं आपको बताऊं, रूस के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है पर बैरल, तेल का जो उत्पादन होता है, रूस में जितनी ऑनशोर फील्ड है वहां पे तेल के उत्पादन की कीमत मात्र $5 पर बैरल है, बल्कि कई जगह $5 पर बैरल से कम है। अर्थात वो उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि वो चाहे तो भारत को जरूरत हो तो ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं। दूसरी बात ये कहना कि वो $2 डिस्काउंट देते हैं, $3 का फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इससे ज्यादा देते हैं आज भी। अमेरिका के अंदर जो तेल आता है वो शेल का है, जो वो निर्यात कर रहे हैं वो शेल का तेल है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $40 पर बैरल से ज्यादा है। और जब वहां की मैक्सिको की खाड़ी में तेल का उत्पादन होता है उसकी कीमत 40 से भी ज्यादा है, क्योंकि वो गहरे समुद्र में है। तो हमको बेस इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी। रशिया की बेस इकोनॉमिक्स तेल की इस तरीके की है कि वो बहुत हैवी डिस्काउंट दे सकते हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, एक समय वो $28 पर बैरल डिस्काउंट भारत को दे रहे थे। $28 रशिया कैन अफोर्ड इट, सऊदी अरेबिया कैन अफोर्ड इट। सऊदी अरेबिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $4 से भी नीचे है पर बैरल। और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तेल $64 पे बिक रहा है पर बैरल। तो आप ये इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि भारत के लिए आवश्यक है कि जो सस्ता तेल देगा, मेरे कुछ को पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बात करी कि भारत की कंपनियां, उन पर कोई सरकार का दबाव नहीं है आप कहां से तेल लेके आए, तो इसलिए जहां सस्ता तेल मिलेगा वो लेके आएंगे। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए और ये कि हम रूस से हमारी कुछ कंपनियां कच्चा तेल मंगाती हैं, उसको रिफाइन करती हैं, उसको डीजल बनाती है। और डीजल को कौन खरीदता है? यूक्रेन खरीदता है, यूक्रेन की सरकारी कंपनियां खरीदती हैं। अब जानते हुए कि जो इसका मॉलिक्यूल है यानी जो तेल है वो रूसी है, उसके बावजूद खरीदती हैं। जो तेल का अर्थशास्त्र है वो पैरेलल होता है। लेकिन यहाँ पे जो जरूरत जो इस बात की है कि हमारे सामने हम ये चाहते हैं कि अमेरिका से ट्रेड डील हमारी हो और उसमें कुछ प्रगति अच्छी है। जो खबरें छन के आ रही हैं वो खबरें ये है कि भारत ने कहा है कि 15% जो है आप टैरिफ लगा दीजिए, वो हमको स्वीकार है, 50 से 15। लेकिन अमेरिका जो है वो अभी उसमें नहीं आ रहा है। भारत ने एक रेंज भी दे दी है कि $15 से $17 कि ये चलेगा, इतना % ये चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो इसलिए, और दूसरी बात ये है कि ये साथ में भारत ने कहा है कि थोड़ा बहुत कॉर्न आप बेचें, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं। बिल्कुल, इस पे मैं आऊंगा आगे चल के। एम्बेसडर सज्जनहार से भी इस सवाल लेके मैं जाऊंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं इससे पहले कि मैं अशोक जी के पास जाऊं कि ये भी कहा जाता है कि रशिया से जो क्रूड ऑयल आता है उसकी क्वालिटी और यूएस से जो क्रूड ऑयल आता है उसकी क्वालिटी में अंतर है, और हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, जो तकनीक है, मशीनें हैं, वो रशिया तेल को रिफाइन करने में ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये सही है क्या? इसमें काफी सच्चाई है, क्योंकि ज्यादातर जो रूस का तेल आ रहा है आज की तारीख में, हम जितना तेल रूस से मंगाते थे पिछले 3 महीने में और खासतौर से पिछले 6 हफ्ते में, उसमें 90% की बढ़ोतरी आई है और होली तक उसके अंदर 170% की बढ़ोतरी आ जाएगी। अर्थात हम रूस को, अमेरिका को संकेत दे रहे हैं हम आपसे भी ज्यादा तेल लेना चाहते हैं अगर दाम अच्छा हो। लेकिन उनका शेल ऑयल होता है, शेल का मतलब हिंदी भाषा में बोलते हैं, शेल को चट्टान को बोलते हैं, तो भारी, थोड़ा सा भारी तेल होता है। और जो रूस का तेल यूराल आता है उसको अगर जब हम रिफाइन करते हैं उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट कम है और हमारी रिफाइनरी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है।
हमारी किसी भी तरह का तेल को रिफाइन करती हैं। अगर ऐसा तेल आता है जैसे यूराल है या जो कुछ और तेल आते हैं, तो वो तेल इतने अच्छे, या बॉम्बे हाई से जो तेल निकलता है वो इतने अच्छे हैं कि वो बड़ी कम कीमत पर प्रोसेस किए जाते हैं, अर्थात आपका मार्जिन बढ़ जाता है। तो ये अर्थशास्त्र भी हमको देखने की जरूरत है। और दूसरी, हमारा यहाँ तेल की, देखिए हम ध्यान रखिए, दुनिया का सर नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। एम्बेसडर सज्जनहार साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछ चूँकि रशिया के तेल खरीदने के मुद्दे पर काफ़ी लंबी चर्चा हो चुकी है। एक मुद्दा वो ये कि आसियान समिट में पहले ये चर्चा हो कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, अटकलें ये लगाई कि वहाँ जाएंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होगी, लेकिन अब ये तय किया गया है भारत सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे फिजिकली नहीं जाएंगे, ऑनलाइन वहाँ पे जुड़ेंगे। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये सिर्फ टेक्निकल मामला है या फिर कूटनीतिक तौर पर ये सही फैसला है? जी, मेरे विचार से मैं ये कहूँगा, जो पहले ये कहा जा रहा था जो वहाँ पर जाएंगे और अगर दोनों नेताओं की मुलाकात होती है तो उससे कुछ फायदा होगा, हमारी ट्रेड डील जो चल रही है या और जो संबंध है उसको थोड़ा ठीक सतह पर लाने पर, लेवल पर लाने पर उसमें फायदा होगा। परंतु आप देख रहे हैं जो जिस प्रकार के वक्तव्य, जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं अमेरिका से, मतलब सबसे पहले तो उन्होंने शुरुआत कर दी थी राष्ट्रपति ट्रंप ने, क्योंकि हमारे संबंध बड़े अच्छी तरीके से अच्छे ही थे और राष्ट्रपति ट्रंप के जो पहला कार्यकाल था उसमें हमारे, जिसे मैं कहूँगा, जो हमारा गोल्डन पीरियड था, भारत और अमेरिका के संबंधों का गोल्डन पीरियड था। अगर आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे तो हम बात कर सकते हैं। जो उन्होंने बहुत लिए थे, इनिशिएटिव्स लिए थे, जो भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गए थे। हर वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये किया है 2000 के बाद, परंतु राष्ट्रपति ट्रंप का जो समय था 2017 से 2021 तक, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने में, हर क्षेत्र में बहुत ही हमारे लिए अच्छा समय था। तो यही सोचा जा रहा था जो अभी भी जब आएंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए। 13 फरवरी में उनकी मुलाकात हुई और कहा जो एक मिनी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगी बाय ऑटम ऑफ दिस ईयर। परंतु फिर शुरुआत हो गई 10 मई को, जब उन्होंने ये अनाउंस किया, जो अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ है उसको हटाने में, और उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल किया। उन्होंने दोनों देशों को कहा जो मैं ट्रेड आपसे नहीं करूंगा अगर आप नहीं रुकवाते हैं। भारत ने इसका खंडन किया, हर तरीके से खंडन किया। चाहे प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जून को जब उनकी बातचीत हुई राष्ट्रपति ट्रंप से, तो मैं ये छोटा उसमें बहुत ही ब्रीफली यही कहना चाहूंगा, जो तब से, और उनका जैसे एक हमारे वक्ता ने बताया भी है, जो वो अब उनका नोबेल प्राइज लेने को बहुत ही उनकी इच्छा थी, बहुत ही चाह थी, और उन्होंने सोचा अगर भारत ये मान ले जो अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का इसमें कुछ योगदान रहा था, तो फिर वो इसमें उनको उनके जो चांसेस हैं काफी ज्यादा हो जाएंगी। परंतु भारत ने इसमें कुछ नहीं किया, तो इसीलिए थोड़ा सा उनके जहन में ये बात थी, और उसी से लेकर चाहे वो उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ 25% लगाए, उसके ऊपर 25% तेल खरीदने की वजह से, हालांकि जैसे मैंने कहा चीन ज्यादा तेल लेता है, यूरोपियन यूनियन तेल और एलएनजी लेता है, तुर्की लेता है, परंतु किसी के ऊपर नहीं लगाया। उन्होंने सोचा ये बहुत ही इजी टारगेट है, परंतु उनकी जो समझ थी वो ये इसके बारे में खत्म हो गई। अब ये हमने देखा है जो राष्ट्रपति ट्रंप कहीं भी कुछ भी कह देते हैं, मतलब उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। एक तो ये तो बिल्कुल इस पोजीशन में, इस हालात में एक प्लेटफॉर्म पे दोनों नेताओं का दिखना, मुझे लगता है कि इसको जितना अवॉइड कर सकें वो ज़्यादा बेहतर है। यही एक सही कूटनीतिक था जिसके तहत तय फैसला लिया है कि हम ऑनलाइन जुड़ जाएंगे, वहाँ फिजिकली प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे। हालांकि औपचारिक तौर पर ये इसके पीछे रीजन नहीं दिया गया है। लेकिन एक और बात कि जिस तरीके से रूस से तेल कम खरीदेगा भारत, इसके संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से ट्रंप के बयानों में, सोशल मीडिया पोस्ट पे नरमी दिख रही है, तो अब यहाँ से आगे चलकर अगर ट्रेड डील होती है तो ट्रेड डील में कौन सा कह सकते हैं हथियार भारत अपनी तरफ से चला सकता है कि देखिए हमने इतना कुछ कर दिया, इतना तो कम से कम आपको करना चाहिए। तो ट्रेड डील का स्वरूप क्या होना चाहिए, इस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो नरमी के संकेत मिल रहे हैं वो क्या कुछ इशारे कर रहे हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। शुरुआत में करूंगा फिर से अजय सहाय साहब, आपके पास आऊंगा कि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें अगर ट्रेड डील होती है, आपके हिसाब से ट्रेड डील का स्वरूप आप क्या देखना चाहेंगे? देखिए, ट्रेड डील का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। कुछ जो इश्यूज थे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, जहां इंडिया ने अपना रिजर्वेशन किया था, तो प्रॉब्ली उससे जो बिजनेस लॉस है उसको हमें ऑफसेट करना होगा। जैसी बात हुई कि हम जो है मेज कॉर्न का इंपोर्ट कर सकते हैं, मेज का इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, इथेनॉल के लिए, शायद वो एक ऑप्शन आएगा। हम ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे लिए जब तक सेकेंडरी टैरिफ नहीं जाएगा तब तक हमें बीटीए करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू रशियन ऑयल को लेके है और वो 25% टैरिफ का हमें एक एड्रेस करना पड़ेगा। तो अगर ये टैरिफ 50% से 15% से 17% के बीच में आता है जैसे लोग कह रहे हैं, तो इंडिया जरूर एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ अगर आप देखिए यूरोपियन यूनियन जिसके पास 15% टैरिफ है उसको एडवांटेज है, दैट इंक्लूड एमएफएन ऑल्सो। यूके के पास 10% टैरिफ है। बाकी बाय एंड लार्ज ज्यादा कंट्रीज जो है है वो अराउंड 20% है। तो अगर इंडिया को 15 to 17% टैरिफ आता है, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जरूर बढ़ेगी। कुछ जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जहां पे हम मार्केट रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, उन सब सेक्टर में हम मार्केट रिटेन करेंगे। तो 15 से 17% जो आप देख रहे हैं, 15-17% के रेंज में रहता है टैरिफ, तो वो आपके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए एक बेहतर सिचुएशन दे पाएगा। लेकिन एक बात आपने बहुत सही कही कि जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया था रूस से तेल खरीदने के वजह में, उसे तो पहले हटाना पड़ेगा। जो खास मेहमान हैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन इससे पहले अभिजीत दास जी आपके पास आना चाहता हूं। अभिजीत जी, आपको क्या लगता है कि अब इसके लिए पर्याप्त ग्राउंड बन चुका है कि आप रशिया के नाम पे जो एडिशनल ड्यूटी लगाए थे उसको हटा दीजिए, और शायद इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं? जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एक झटके में तो भारत तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता, साल के आखिर तक करेगा, तो क्या इसको एक इंडिकेशन माना जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक संकेत है अमेरिका की तरफ से कि जो रिजर्वेशंस थी, जो उनके मन में आशंकाएं थी, आपत्तियां थी, वो सब अब धीरे धीरे करके कम हो गई हैं। और ये जरूर उम्मीद करनी चाहिए कि जो ये 25% है वो रशियन ऑयल पेनल्टी वो खत्म हो जाएगा। जो सवाल आपने अजय सहाय साहब से पूछा, तो उसमें मैं एक मुद्दा जरूर जोड़ना चाहूंगा। यदि हमें 15 से 17% रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है, यदि 13 फरवरी के से तुलना करें तो वो तो 13 फरवरी से ज्यादा है। 13 फरवरी तो बस एमएफएन टैरिफ था। इसलिए मैं यह चाहूंगा ट्रेड डील तभी इंडिया के हक में होगा जब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगे, बल्कि वहां पे जो उनका एमएफएन टैरिफ है कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगे, और कम से कम हिंदुस्तान के लिए वो एमएफएन टैरिफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग हो, लेदर हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, उसमें कम करें। यदि यह होता है तब विन विन डील है। और साथ में डील में डिजिटल इश्यूज पे कोई कमिटमेंट नहीं होना चाहिए इंडिया की तरफ से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में भी कोई कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। यदि ये सब एस्पेक्ट्स रहेंगे ट्रेड डील में, तब अवश्य कहा जा सकता है कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन पता नहीं इतना कुछ होप कर पाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, मुझे शक लग रहा है। नरेश, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 15% से 20 के बीच में कहीं बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो अमेरिका के जो ट्रीटी एलाइज हैं, यूरोपियन देश और जो है जापान है, उन पर 15% लगा है, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पर 10% है। लेकिन जो नॉन ट्रीटी एलाइज हैं जैसे ताइवान है, वहाँ पर 20% है। तो हमें उसके आसपास हमें लगता है। लेकिन जो सबसे जो जरूरी है वो है जो ये 25% जो ये उन्होंने जो तेल को लेकर जो लगाया हुआ है। अगर ट्रंप ये समझते हैं कि ये भारत धीरे धीरे कम करने की स्थिति में है, तो मैं समझता हूं कि उनको एक गुडविल जेस्चर के तौर पर, जैसा कि मैंने पहले भी इस कार्यक्रम में कहा है, इसको उन्होंने इन टैरिफ्स को उनको सस्पेंड करना चाहिए। उससे भारत में भी एक थोड़ा सा आशा की किरण होगी और एक
वार्ता में बेहतर होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम कोई समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी तक कोई ऐसा ठोस संकेत नहीं है। बातचीत है, संकेत है। इस तरह की बात तो आपको याद होगा कि जनवरी फरवरी में भी ये बात कर रहे थे कि हम तो डील के बहुत नजदीक हैं, और उसके बाद में जब पाकिस्तान के साथ जो हमारा जो 4 दिन का युद्ध हुआ, उसके बाद जो चीजें हुई हैं उसके बिगड़े हैं। लेकिन ट्रंप ये बात समझते हैं, अब कम से कम उनके कुछ सहयोगियों ने उनको ये बात समझा दी है कि भारत को आप एक सीमा से ज्यादा दबा नहीं सकते, और भारत को आपकी जरूरत है। यानी भारत की जरूरत अमेरिका को उतनी है जितनी भारत को अमेरिका की है। तो ये बात है कि ये जो ताली दोनों हाथों से बजती है, जो वो यूक्रेन और रूस में कह रहे हैं, ये बात भारत और रूस के संदर्भ में भी उतनी ही ठोस है। और हालांकि यहाँ पे कौशिक साहब एक सवाल और उठेगा, जो आप कह रहे हैं ना, एक सवाल और उठेगा कि आपने पिछले कुछ महीनों के दौरान जो रवैया अपनाया, दोनों देशों के बीच संबंधों को जिस स्तर पर लेके आप चले गए, आपसे मतलब डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो वापस पुराने वाले रिश्ते कायम हो सकते हैं क्या? ये सवाल लेकर के मैं आऊँगा नरेंद्र तनेजा साहब, एम्बेसडर सज्जन आप दोनों के पास। लेकिन एक सवाल मैं सुनील सोरडम साहब आपसे जो पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने सुना अभिजीत दास जी को, आपने सुना एक्सपोर्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन के CEO अजय सहाय जी को, और अभी नरेश कौशिक जी को, कि डील को लेकर अपेक्षाएं अलग अलग हैं। आप क्या मानते हैं, कैसी डील निकल कर सामने आएगी कि आप खुश हो जाएंगे, FIA खुश हो जाएंगे और इन्वेस्टर खुश हो जाएंगे? देखिए, डील में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक है गिव एंड टेक। दोनों साइड अपने हिसाब से मुझे ही चाहिए ये कहने से डील नहीं हो पाएगी, तो कुछ ना कुछ कंसेशन दोनों साइड को देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, डील के साइन के बाद दोनों साइड इसको विन विन बताने की भी जरूरत है, क्योंकि ये खाली ट्रेड की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल बीइंग इन पावर। ट्रंप को भी अपनी वर्ल्ड बैंक में ये डील से एक विन दिखाना है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को भी इससे इंडिया को एक लाभ मिला है। तो ये सब वर्ड्स में आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली मेरे मन में खाली डील साइन हो जाए, यानी मोदी जी और ट्रंप एक टेबल में बैठ के दस्तखत करे, वही काफी है। एक्चुअल नंबर जो भी आए वो सब बात अलग है, क्योंकि फाइन प्रिंट में बहुत घुस जाता है। तो एक टॉप लेवल में दोनों इसको विन विन कहे, दोनों साइड थोड़ा गिव एंड टेक करे किसी तरह से। और अब तक जो इंडिया ने इसमें डील किया है, बहुत अच्छी तरह से डील किया है, डिप्लोमेटिकली और ट्रेड लेवल में। तो मेरे ख्याल में जो भी डील आता है मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि डील साइन हो जाए तो इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है, तो अभी ट्रबल में दिख रही थी, वो एक पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड वाली रिलेशनशिप दिखेगी। वही एक दोनों देश के लिए काफी है। मेरे ख्याल में फाइन प्रिंट ऑफ द डील वो नेगोशिएटिंग टीम को छोड़ेंगे, कहां पे विन दिखता है, कहां पे लॉस दिखता है, ये सब एक व्यू पॉइंट से दिखता है। ऑपोजिशन पार्टी को इंडिया ने सब गवा दिया, यही सोचेंगे वो, तो उधर भी डेमोक्रेट्स डील साइन हो जाए सुनील जी, और उससे ज़्यादा जरूरी ये भी है कि डील स्थायी तौर पे रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग बात कुछ और करें, डील साइन होने के बाद दस्तावेज में कुछ और निकल कर सामने आए, जो हमने कुछ देशों के साथ देखा भी है। तो ये भी एक बड़ा देखने वाली बात होगी। नरेंद्र तनेजा साहब, आपको क्या लगता है कि ये डील हो तो कैसी हो तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा? नहीं, देखिए, जो भारत ने चीन के प्रति गर्माहट दिखाई, और साथ में जो रशिया के साथ जो है अपने संबंधों में मजबूती दिखाई, उसी का नतीजा है कि ट्रंप साहब के अंदर थोड़ी सी नरमी आई है। और दूसरी बात ये बोलिए कि अभी 6 से 5 सप्ताह के अंदर रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, तमाम सरकारी और गैर सरकारी डेलीगेशन मॉस्को जा रहे हैं, और रूस के डेलीगेशन भारत आ रहे हैं। तमाम ट्रेड की बात हो रही है, तेल की बात हो रही है, रक्षा की कुछ चीजें हैं, S-500 में उसकी बातचीत हो रही है। जब वो आएंगे तो तमाम एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं, और भारत और रूस में के जो संबंध है उसमें एक नया दौर शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ ये है कि जो बातचीत हो रही है अमेरिका से, जिसमें ये जो ऑप्टिक्स भारत ने क्रिएट करे, इसका बहुत असर है और इनको मजबूत किया जाएगा। ये ऑप्टिक्स के इंडिया चाइना RIC जिसको बोलते हैं, रशिया इंडिया चाइना, ये भी एक ब्लॉक बन सकता है। इसको मजबूत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक भाषा समझता है, ताकत कमजोर की कोई इज्जत नहीं है वॉशिंगटन DC में। तो भारत को ये मजबूत करना है। जहां तक ट्रेड डील की बात है, जो खबरें छन छन के बाहर आ रही हैं, उससे लगता है कि कुछ काफी अच्छी प्रगति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटरिम डील भी हो जाए,
ऐसी डील के भी डील हो गई, लेकिन उसमें तमाम दरवाजे खिड़कियां खुली रखी जाएं, जिससे बात को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कम से कम ये संकेत जाए कि भारत और अमेरिका आगे बढ़ रहे हैं। ये हमको नहीं भूलना चाहिए। चीन तो कुछ, रूस भारत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अमेरिका, भारत को पूंजी चाहिए, भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए, भारत को अमेरिका का बाजार चाहिए। इस सब के लिए जो है अमेरिका भारत के लिए बहुत अहम है, लेकिन हम रूस को भी नहीं छोड़ सकते और चीन से जो हमारे ऑप्टिक्स हैं उनको भी मजबूत करना है। तो ये एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट है। अगर ट्रेड डील होती है तो वो काफी हद तक ट्रेड डील 1 होगी, दो की बातचीत शुरू होगी, आप चाहें तो उसको इंटरिम डील बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, ये ऐसा अब संकेत नजर आने लगे हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ होगा, संकेत लगने लगे हैं। एम्बेसडर अशोक सजनहार साहब, डील हो भी जाती है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो भी जाता है, मान के चला जाए, तो क्या दोनों देशों के बीच हालात और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर प्री ट्रंप एरा में पहुंच जाएंगे? जी देखिए, मेरे विचार से अगर ये ट्रेड डील हो जाती है, और मुझे बिल्कुल अंदेशा लगता है, मैं तो ये देखिए 2 बातें ट्रेड डील के बारे में कहूँगा बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन। मेरे विचार से ट्रेड डील के बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो सब अग्री हो गए थे जून के आखिर में, जुलाई के शुरू में, और ये कहा गया था, जो नेगोशिएटर्स ने, अमेरिका में नेगोशिएटर्स ने, उन्होंने सब ये पेपर्स राष्ट्रपति ट्रंप के टेबल पर रख दिए थे, और ये बिल्कुल ही बैलेंस डील थी, बहुत ही विन विन दोनों के लिए था। परंतु जैसे हमारे कुछ पैनलिस्ट ने कहा है, जो राष्ट्रपति ट्रंप का, जो अमेरिका का एक्सपीरियंस था, चाहे वो जापान के साथ, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन, सभी ने सकम कर दिया था, सभी कैपिटुलेट कर रहे थे, और राष्ट्रपति ट्रंप ये अपने लोगों को, मागा क्राउड को जाकर ये कहने में सक्षम हुए, समर्थ हुए, जो ये हमने विन किया है, हमने उनकी मार्केट में 0 टैरिफ हमें लग रहा है, और हमने किसी पर 20% लगाया, किसी पर 15%, किसी पर 25%, तो हम इसमें विनर हैं। भारत की डील वैसी नहीं थी, भारत की डील थी, बैलेंस डील थी। तो अभी भी मैं समझता हूं, और उन्होंने कहा जो ये क्या, भारत के साथ, भारत के ऊपर तो हम दबाव डाल सकते हैं और हमें पूरा एक्सेस मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर में मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसा हुआ नहीं। परंतु अब मैं समझता हूं, जो एक तो 25% टैरिफ तो मेरे विचार से जाएगा ही, क्योंकि पॉजिटिव नॉइजेस आ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप से भी, और ये अगर हो जाती है डील, अगर हो जाती है, थोड़ा बहुत हम तेल और खरीद लेंगे, थोड़ा बहुत एयरक्राफ्ट और खरीद लेंगे, थोड़ा बहुत नॉन जीएमओ कॉर्न, सोया वगैरह आप खरीद लेंगे, जो कि चीन ने लेना बंद कर दिया है वहां से, हम जीएमओ और इस प्रकार की, और हमें अपनी उसमें थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, तो ट्रेड डील हो जाएगी। और ट्रेड डील अगर हो जाती है तो देखिए, और जो मसले हैं भारत और जो एरियाज हैं कोऑपरेशन के भारत और अमेरिका में, चाहे डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, और सब चीज़ें हो, उसके ऊपर बातचीत चलती रही है। आप देखिए, हमारा युद्धाभ्यास हुआ वहाँ पर अलास्का में, डिफेंस पॉलिसी डायलॉग की टीम यहाँ पर आई, बहुत सारे क्वाड के ऊपर आपकी मुलाकात हुई है। तो मैं समझता हूँ, और जो क्षेत्र हैं भारत और अमेरिका के संबंधों में, वो आगे चलते रहेंगे। ये ट्रेड डील हो जाती है तो मैं समझता हूं और भी पूरी तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक और तीव्र गति मिलेगी, एक और नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी और एक तीव्र गति मिलेगी दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर। यही हम लोग सब चाहते हैं, यही पूरी दुनिया चाहती है कि ये जो अनिश्चितता का माहौल हो वो जितना जल्दी खत्म हो जाए, हर किसी की भलाई उसी में है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।